बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्दैदी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हम लोग आप लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं। वो तमाम मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उन पर गुफ्तगू की जाती है, डिस्कशन की जाती है। पूरे मुल्क से हमारे जो अथेंटिक डॉक्टर्स हैं उनको, माहिर डॉक्टर्स को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, स्टूडियो में बुलाते हैं या ऑनलाइन उनसे रब्ता करते हैं ताकि जो है एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके और जो है बीमारियों से बचाव जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके, और अगर बीमारी खुदा न खासा हो गई है तो उसको सही तरीके से मैनेज किया जा सके। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप लोग उसको फॉलो करें ताकि आप लोग जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर के ने किस मौजू पर गुफ्तगू करने के हमारे प्रोग्राम में। और आज भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हस्साम अंजुम मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो हैं डेंटल सर्जन हैं और डॉक्टर साहब बेसिकली जो है प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम लोग बात करेंगे, काफ़ी अर्सा हो गया हम लोगों ने डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन, दांतों की सफाई, दांतों को कैसे ख्याल रखना है, इस पर बात नहीं की थी। तो आज हम लोग उस पर दोबारा बात करेंगे ताकि जो है हम लोग अपने दांतों को सही रख सकें, दांतों की बीमारियों से बच सकें और साफ़ सुथरे दांत रहें। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब खिदमत में। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो प्रोस्टोडोंटिस्ट का लफ्ज़ आपके नाम के साथ लगाया जाता है, बेसिकली इसका ये कौन सी फील्ड है और किन बीमारियों के लिए, दांतों की किन बीमारियों के लिए लोग आप लोगों के पास आते हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। थैंक यू। ये जो फील्ड है, एक्चुअली डेंटिस्ट्री में काफ़ी फील्ड्स हैं लेकिन लोग इतने अवेयर नहीं हैं इस चीज़ के बारे में। ये फील्ड जो है, ये जो जब दांत आपके निकल जाते हैं, एक्सट्रैक्शन हो जाती है टीथ की, तो फिर लोगों के लिए खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, दांत मिसिंग है। तो मेरी फील्ड फिर उस जगह आती है जहाँ पे हम लोगों के आर्टिफिशियल टीथ जो हैं वो लगाते हैं। और ज़बरदस्त। जो पेशेंट्स जिनको कैंसर हो गया है और कैंसर की सर्जरी की वजह से उनके जबड़े का बहुत बड़ा हिस्सा सर्जरी करके रिमूव किया गया है, ठीक है। वो इस माशरे में फिर उनके लिए बाहर निकलना इस तरह बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता। तो उन लोगों की रिहेबिलिटेशन, मतलब उनका पूरे का पूरा मसनूई जबड़ा भी हम बना के लगाते हैं ताकि उन लोगों सही। के लिए खाने में, बोलने में और माशरे में निकल के चलने फिरने में उनके लिए आसानी हो। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, ये तो ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है वो इंसानियत की खिदमत भी है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लेंगे कि जो ओरल हाइजीन है उस पर बात करते हैं और फिर आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है उस पर बात करेंगे। जनरली डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें, हमारे नाजरीन को गाइड कीजिएगा कि जनाब ओरल हाइजीन क्या है, कैसे हम इसका ख्याल रखें। ओरल हाइजीन ये है कि आप अपने दांतों की सफाई कैसे रख सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो सबसे पहली चीज़ है जो लोगों की थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि लोग समझते हैं कि दांतों की सफाई जो है वो सिर्फ इसलिए करनी है कि हमने जब बाहर निकलना है, हंसना है तो दांत साफ नजर आए। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो है, ये एक सबसे छोटा इसका पॉइंट है। मेन ये है कि आप सफाई इसलिए रखनी है कि आप अपने दांत को अपनी सारी ज़िंदगी मेंटेन रख सकें, उन्हें कोई कीड़ा ना लगे, बीमारी ना लगे, और जो उनका सबसे अहम काम है चबाना, खाने को, जी। वो आप पर्पस कर सकें। तो इसलिए पहले ये है कि इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा दांतों की सफाई की ये है कि आप इनको संभाल के रखें ताकि आपके लिए खाने पीने में मसला ना हो। सही है। और इसका ये है कि कॉमन चीज़ें हैं जो सब लोगों ने सुनी हुई हैं कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, सफाई रखनी है, ये चीज़ें हैं। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी है कि ब्रशिंग 2 दफ़ा तो करनी है, जी। लेकिन कुछ लोग गलतियां करते हैं उसमें भी, और फिर हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि जी हम ब्रशिंग तो करते हैं लेकिन गम्स की, दांतों की फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। सही। तो उसमें मेन चीज़ ये है कि ब्रशिंग के टाइम्स क्या हैं। जिस तरह लोग सुबह उठ के नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं, सही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने नाश्ते के बाद ब्रश करना है, अच्छा। पहले नहीं करना। अच्छा। अगर आप पहले ब्रश करेंगे तो जब आप नाश्ता करते हैं तो जो टीथ में फूड के पार्टिकल्स, खाने के ज़र्रात जमा रहते हैं, वो फिर पूरा दिन आपके दांतों के अंदर जमा रहते हैं, और सही है। जो कि फिर डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी का बायस बनते हैं। मसूड़ों से भी फिर उसकी वजह से मसूड़ों से ब्लीडिंग आती है, दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना है, रात को सोने से पहले ब्रश करना है। ठीक सोने है। से पहले ब्रश करना है, लेकिन जब ब्रश कर लें तो उसके बाद आपने फिर कुछ खाना पीना नहीं सिवाय पानी के। और सही है। दिन में जब खाना खाएं, मुंह भर के अच्छी तरह कुल्ली कर लें। हम सही। लोग मुसलमान हैं, वैसे भी वुज़ू वगैरह अगर करते हैं तो उसमें रिंस हो जाता है, इसी तरह रिंस करते रहें, कोई पार्टिकल्स वगैरह फूड के मत फंसे।
सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, माउथ वॉश आजकल बड़े मशहूर हुए हुए हैं, रेगुलर यूज़ माउथ वॉश का आप लोग रिकमेंड करते हैं? माउथ वॉश में असल में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन जनरली माउथ वॉश का रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आपने कोई गम्स का इशू है या अगर आप हाइजीन रखते हैं, मुंह से स्मेल आती है, उसकी वजह से आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं, तो इसका ये है कि 2 वीक्स यूज़ करें, फिर सही। 2 वीक्स के लिए छोड़ दें, फिर अच्छा। 2 वीक्स यूज़ करें, फिर 2 वीक्स के लिए छोड़ दें। अगर आप कंटिन्यूस करेंगे तो वो माउथ वॉशेस जो है ना, वो आपके दांतों को येलो कर देते हैं, और वो जो डिस्कलरेशन, मतलब दांतों में जी। येलोनेस होती है, वो फिर परमानेंट होती है, वो रिमूव नहीं की जा सकती। अच्छा, ठीक। डेंटल फ्लॉस डॉक्टर साहब, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। कुछ लोग बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, उनको आदत हो जाती है, या कुछ लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं दांतों के दरमियान फंसी हुई चीज़ों के लिए। तो डेंटल फ्लॉस बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? फंसी हुई चीज़ों को निकालने के लिए, या एक ही रेगुलर जो है हमें एक प्रैक्टिस करनी है, बेशक आपके दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई है या नहीं फंसी हुई? बेहतर तो ये है कि अगर आपके दांतों में आपको फील होता है कि खाने की चीज़ें फंस रही हैं, तो आप तब ही यूज़ करें। अच्छा। टूथपिक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, वो ठीक। शार्प पॉइंटेड होती है, वो आपके गम्स को और ज़्यादा डैमेज करती है। ठीक है। फ्लॉस अच्छी ऑप्शन है, आप फ्लॉस ले लें। जी। फ्लॉस में भी 2 टाइप्स आती हैं। एक टाइप होती है जिसे अनवैक्स्ड कहते हैं, जो एक सिंपल थ्रेड होता है, उसके ऊपर एक मोम की स्पेशल लेयर नहीं होती। वो ठीक है। क्लीनिंग बहुत अच्छी करती है, टीथ की सारे मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होती है। ठीक और है। उसको भी एक्सेसिव यूज़ नहीं करना। जी। और माउथ वॉश का मेन फ्लॉस का ये है कि जब आप थंब और फोर फिंगर में पकड़ के करते हैं, तो अप डाउन मूवमेंट करनी है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट नहीं करनी। ठीक है। उससे ये होता है कि टीथ तो क्लीन होते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे तो वो आपके गम को कट करेगी, तो वो भी फिर अच्छा। डैमेजिंग होगी। और उसके साथ ये है कि फ्लॉस करने का भी ये है मेथड है कि मिरर में देख के आराम से जिस जिस टीथ में खाना फंस रहा है करें, और ब्रशिंग से पहले फ्लॉस करनी है, ताकि जी। वो आपके जो टीथ हैं वो अंदर से क्लीन हो। और जब आप टूथब्रश करेंगे तो टूथपेस्ट जो है ना, वो आपके दांतों के बीच में फ्लो करके क्लीनिंग करेगी अच्छी तरह से। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं आपकी जो डोमेन है, आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसकी तरफ। शुरू में यहाँ से करूँगा कि जो हम विजडम टूथ जो निकाला जाता है, उसकी एक स्पेस बच जाती है, तो क्या वो स्पेस भी भरना ज़रूरी होता है, या वो एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको निकाल के आप वैसे छोड़ सकते हैं? विजडम टूथ जो है आजकल ऐसे होता है आमतौर पे कि वो सही तरीके से इरप्ट नहीं होता, मतलब बाहर नहीं आता, उसकी जी। पोजीशन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो वो चूंकि लास्ट टूथ है, खाने में वैसे ही यूज़ नहीं होता, तो अगर वो आपको निकलवा देते हैं आप, तो उसकी जगह आपने रिप्लेसमेंट नहीं करनी, उस स्पेस को ओपन रहने दें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सही, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह के जो आप रिप्लेसमेंट्स करते हैं, मतलब कोई दांत टूट गया, दांत ख़राब हो गया, उसकी स्पेस खाली आ गई है, कैंसर्स की बात बाद में हम करेंगे, पहले ये थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि उसमें क्या ऑप्शंस आप देते हैं। क्या आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं, और फिर किस मटेरियल के होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, और क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे मुंह में? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप कोई दांत अपना निकलवाते हैं, ये टूट जाता है, तो जितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं करवाएं। अगर अच्छा। आप निकला हुआ दांत ज़्यादा अरसे के लिए उस गैप को छोड़ देंगे, तो साथ वाले दांत टेढ़े होके उस स्पेस में आ जाएंगे। ठीक है। बाद में फिर नकली दांत लगाने की भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी अब जो स्पेस थी ना, जो रह गया होता गैप, वो क्लोज हो चुका हुआ है साथ वाले दांतों के टेढ़े होने की वजह से। ठीक है। तो बेहतर है कि जब भी दांत निकलवाएं, जितनी जल्दी हो सकता है उसको लगवाएं। और ठीक। दांत जो हैं वो 2-3 टाइप्स के होते हैं, और वो लोगों में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो समझते हैं कि ये क्वालिटी की वजह से डिफरेंस है। ठीक है। क्वालिटी की वजह से नहीं होता, एक उतारने चढ़ाने वाले दांत होते हैं, और सही। एक पक्के फिक्स दांत होते हैं, जिन्हें हम ब्रिज कहते हैं या क्राउन कहते हैं, कैपिंग करना भी कहते हैं इसे सही आम है। जबान में। जी। तो ये मिसिंग टीथ जो है, ये आपका डेंटिस्ट आपको, आपके जिसके पास भी जाते हैं, वो दांतों की आपकी पोजीशन, कौन सा दांत निकला है, उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं। इसमें ये नहीं होता कि आपने एक ही टाइप का लगवाना है और दूसरा अच्छा नहीं है। ठीक और है। आजकल एक लेटेस्ट ऑप्शन आई हुई है जिसे डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। जी। वो एक स्क्रू की तरह इम्प्लांट होता है, जिसे बोन के अंदर सर्जरी करके डाला जाता है, और अच्छा। जब वो बोन के साथ अटैच हो जाता है, तो उसके साथ फिर मसनूई दांत लगाया जाता है। वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन सबसे बेस्ट है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं
तो बेहतर है कि आप डेंटल इम्प्लांट लगवाएं। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर खाली रखी छोड़ दी जाए जगह तो उससे क्या होगा? उससे ये होता है कि जो साथ वाले दांत हैं ना वो थोड़े से टेढ़े होके उस स्पेस में आ जाते हैं, हाँ और जी। इसी तरह जो ऊपर वाला, अगर नीचे वाला निकला हुआ दांत, तो ऊपर वाला दांत जो है ना उसको खाली स्पेस मिलती है तो वो भी और नीचे आ जाता है। ओहो। उसकी अच्छा। वजह से फिर जो बाद में नकली दांत लगाना पड़ता है वो लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जो गैप था वो दूसरे दांत टेढ़े होके ऑक्यूपाई कर गए, और जो दांत टेढ़े हुए हैं वो फिर खाने पीने में मसला कॉज करते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ दांत कहते हैं कि जी परमानेंटली फिक्स हो जाता है, कुछ दांत जो है वो रिमूवेबल होते हैं, जैसे आपने इम्प्लांट का भी अभी जिक्र किया, तो जी जी। इनको इनमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि कौन सा बेहतर है। बेहतर तो फिक्स वाले दांत होते हैं जो अच्छा। जिसमें ब्रिज भी आता है और इम्प्लांट भी आता है, ठीक है। और फिर फिक्स वाले में डेंटल इम्प्लांट्स ब्रिज से ज़्यादा बेहतर होता है। और ठीक है। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये फ़ायदा ये होता है कि आपके मुंह में एक दफ़ा फिक्स हो जाते हैं, आपको खुद उतारना चढ़ाना मसला नहीं होता, और बिल्कुल नेचुरल दांतों वाली फील आती है। ठीक। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके मुंह में नकली दांत लगे हुए हैं। तो जिधर भी हो सकता है वो फिक्स लगाएं, लेकिन इस पे अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट को फोर्स मत करें कि जी। फिक्स ही लगाने हैं। वो आपके दांतों की पोजीशन, कंडीशन और बाकी फैक्टर्स को देख के हो सकता है आपको कहे कि जी आपके लिए उतारने चढ़ाने वाले बेहतर हैं। अच्छा। ठीक है। लेकिन जिधर भी ऑप्शन अवेलेबल हो दोनों के बीच में, तो आपको फिक्स की तरफ जाना चाहिए, और फिक्स में फिर डेंटल इम्प्लांट की चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फिक्स हैं और जो डेंटल इम्प्लांट है, इसको फिर हम बिल्कुल नॉर्मल दांतों की तरह ब्रश भी कर सकते हैं और खाना पीना भी नॉर्मल रहेगा हमारा? जी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, आप खाना पीना भी नॉर्मल रहता है, आप ज़बरदस्त। ब्रशिंग भी वैसे ही करेंगे। सिर्फ ये है कि, बल्कि अच्छे व्यूअर सुन भी रहे हैं जो जी। लोग, कि जिन लोगों ने आर्टिफिशियल टीथ लगाए हैं, आर्टिफिशियल टीथ की, मसनूई दांतों की अपने कुदरती दांतों से ज़्यादा सफाई रिक्वायर्ड होती है, अच्छा। ज़्यादा सफाई करने के। तो ये है कि लोगों के लिए कि अगर उन्होंने मसनूई दांत मुंह में लगाए हुए हैं तो उसकी कुदरती दांतों से ज़्यादा अच्छी सफाई रखें, हर ठीक। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करें, कोई खाने का ज़र्रा ना फंसने दें, क्योंकि जो नेचुरली कुदरती दांतों में सफाई का मैकेनिज्म होता है ना, वो इन आर्टिफिशियल टीथ में नहीं होता जो अल्लाह ताला ने बनाया होता है। तो अच्छा। वो उसमें फिर आपने नॉर्मल कुदरती दांतों से ज़्यादा अच्छी सफाई रखनी है। ठीक हो गया, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरली हम इसको इनको यूज़ कर सकते बिल्कुल हैं। नेचुरली यूज़ कर सकते हैं। आपको इनिशियली 1 to 2 वीक्स थोड़ा सा फील होगा कि कोई डिफरेंट चीज़ आपके मुंह में है। टू ठीक। वीक्स के बाद आपको आदत हो जाएगी और फिर आपको फील ही नहीं होगा, आप सब कुछ खा सकते हैं विदाउट ठीक। एनी प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने अभी दांत जो है वो टेम्परेरी लगवाए हुए हैं या किसी और किस्म का दांत लगवाए हुए हैं जो कि मौजू नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो क्या वो शिफ्ट कर सकते हैं? यानी अभी क्या उन पर टाइम है कि वो आके आपके पास और इम्प्लांट करवा लें या परमानेंट दांत लगवा लें, या नहीं उनका ऑप्शन अब चला गया? नहीं, आप कभी भी दूसरा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और वैसे भी ये जो मसनूई दांत हैं इनकी लाइफ होती है। ठीक है। उतारने चढ़ाने वाले दांतों की 5-6 साल लाइफ होती है, ब्रिज की 8 से 10 साल होती है, और इम्प्लांट की अगर अच्छी तरीके से केयर करें तो 15 से 20 साल उसकी लाइफ होती है। ज़बरदस्त। अच्छा। तो अगर आपको पसंद नहीं है, कलर का मसला है, खाने पीने में मसला आ रहा है, तो आप किसी भी डेंटिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं, वो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पुराने को रिमूव करके न्यू लगाया जा सकता है। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई जो है कोई ख़ास कंडीशंस होती हैं जिनमें आप लोग ये दांत लगाते हैं? यानी हम लोग एज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़ों को, या अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन यानी कोई और बीमारी चल रही है उसको क्या देखा जाता है, या नहीं इनसे ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल ताल्लुक है। जिन अच्छा। लोगों को एज ज़्यादा होती है, या ज़ियादतीस की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की है, सही। या वो खून सही। पतला करने वाली मेडिसिन्स ले रहे हैं, सही। इसके अलावा अगर उन्हें खून की कमी है, या वो किसी और बीमारी में जिसकी वजह से उनके पूरे जिस्म पे इफेक्ट आ रहा है, जैसे कैंसर है, इस तरह की कोई बीमारी है, तो उसके हिसाब से हमें दांतों की, मसनूई दांत जो लगाने हैं उनकी सिलेक्शन करनी पड़ती है। वो फिर जो अच्छा। भी हमारे पास पेशेंट आता है, हम उससे पहले उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और पूरा जॉ की एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें गम्स, बाकी टीथ, टंग, हर चीज़ चेक करके फिर पेशेंट को हम बताते हैं कि आपके लिए कौन से वाले दांत सबसे बेस्ट हैं।
सही। डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने एक छोटा सा वक्फा लेना है, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर हसाम मीर की। डॉक्टर साहब जो हैं हसाम अंजुम मीर, डॉक्टर साहब प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही थी मसनूई दांतों के सिलसिले में। इसको आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू, या हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर हसाम अंजुम मीर हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। और डॉक्टर साहब जो हैं प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी मसनूई दांतों के सिलसिले में। मज़ीद इस गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जी कैंसर के पेशेंट, ओरल कैंसर जिनको होता है, मुँह का कैंसर जिनको होता है, तो उसमें कैंसर की वजह से एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फेस का या जबड़े का निकाल दिया जाता है। तो उसमें आप लोगों का क्या रोल होता है? ये हमारी फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कैंसर के जो मरीज़ होते हैं उनकी जो सर्जरी होती है तो वो ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं और बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा, जब उनके जबड़े का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया जाता है तो उन्हें खाने पीने में भी बहुत मसला होता है, बोलने में उनकी आवाज़ ख़राब हो जाती है, और देखने में तो ख़ास तौर पे मसला होता है। ठीक है। तो हमारी फील्ड जो है ये इस तरह के लोगों की रिहेबिलिटेशन करती है, मतलब हम उनको पूरा मसनूई जबड़ा बना के देते हैं, बल्कि सिर्फ अंदर की चीज़ें नहीं, बाहर की स्किन भी, नोज़, आई, ईयर, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं ज़बरदस्त। जिन पेशेंट की कैंसर इनमें होता है। और कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हो सके, बिल्कुल जो नेचुरल उनका पिछली तस्वीरें देख के जितना क्लोज हम उनको नेचुरल जो उनकी ऑल ब्यूटी थी उसके ऊपर उनको रिटर्न करवाते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है, और उस दूसरा ये कि उनको खाने पीने में उनकी आवाज़ नॉर्मल हो जाती है और उनके लिए अच्छा। बड़ा कंफर्टेबल होता है, और वो फिर माशरे में बगैर किसी दबाव के आराम से फिर सकते हैं, ताकि उनके लिए सारी आसानियां हो जाएं। तो ये हमारी फील्ड का बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, और इसमें बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने केसेस देखे होंगे ओरल कैंसर के, ख़ास तौर पे वो ओरल कैंसर जो तंबाकू नोशी, गुटखा और इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि जो बग़ैर डरे इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके आदी हैं, कैसी कंडीशन होती है उस पेशेंट की जब एक बहुत बड़ा चंक जो है उनके मुँह से, फेस रीजन से निकाल दिया जाता है? ये ऐसे ही है, हमारे यहाँ माशरे में ये काफ़ी आदत हो गई, स्मोकिंग ख़ास तौर पे बहुत कॉमन है, और ये वन ऑफ द मेन रीज़न है ओरल कैंसर की। तो अच्छा। लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि कोशिश करें कि ये चीज़ आदत छोड़ दें, क्योंकि ये अभी तो आपको वक्ती तौर पे तो लुत्फ़ दे रही है, लेकिन अगर आपको खुदा न खास्ता कैंसर हो जाता है तो सिर्फ सर्जरी करके ये पार्ट रिमूव करना एक हिस्सा है उसका। उसके अलावा जो उसके लिए मेडिकेशंस और शुआएं लगवानी पड़ती हैं, उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अच्छा। प्लस ये जो हम मसूनी बना के भी देते हैं, ये आपको सारे आपके जो नॉर्मल फंक्शन है, बोलना खाना, उनको तो ठीक करती है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस फिर बहुत ज़रूरी होती है। मेंटेनेंस में बहुत टाइम लगता है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। तो ये फिर आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है कि आपको बार बार डेंटिस्ट के पास एवरी फ्रिक्वेंटली 6 मंथ्स चक्कर भी लगाने पड़ते हैं मेंटेनेंस की, और सही। बड़ा इशू होता है। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि जितना कम से कम अवॉइड करें तो बेहतर है, वरना क्वांटिटी जितनी रिड्यूस कर सकते हैं। और सही। दूसरा, अगर ये स्मोकिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर मसनूई दांत लगाना भी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अच्छा। आपकी बोन जो है वो सिगरेट पीने से बोन जो हड्डी है आपकी वो कमज़ोर हो गई होती है अच्छा। पहले से ही। सही। कैंसर से कुछ हिस्सा काट भी दिया होता है, तो बाकी जो रह गया होता है वो ऑलरेडी फिर कमज़ोर हो गया होता है, तो उसको इस्तेमाल करके मसनूई दांतों की सपोर्ट लेने में फिर बड़ा मसला आता है। तो सही। बेहतर ये है कि सारे लोग इसको अवॉइड करें और एक हेल्दी गुड ज़िंदगी गुजारें। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने बताया कि एक किस्म का जो पार्ट निकल जाता है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन बेसिकली आप लोग करते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। तो बेसिकली आप लोग जो हैं, ये जो आपकी फ़ील्ड है ये डेंटल भी है, प्लस इसमें थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी भी आ रही है, क्या कहा जाता है ऐसा?
नहीं, प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं है, क्योंकि जी, प्लास्टिक सर्जन जो है वो आपके जो बाकी हिस्से हैं ना वो सर्जरी करके रिपेयर करता ठीक है। है, सही। हम जो प्रोस्थोडोंटिक्स फील्ड है ये प्रोस्थेसिस बनाते हैं, जिस तरह लोग नकली बाजू नकली टांगे बनाते हैं, तो अच्छा, हम ज़बरदस्त। सर्जरी नहीं करते। और क्योंकि ऐसे लोग जिनको कैंसर होया होता है ना, उनमें पहले ही इतनी सर्जरीज हो जाती है कैंसर रिमूव करने के लिए, कि जी, वो मजीद सर्जरी करवाने से ना पेशेंट के फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, पैसों सही, का भी मसला भी होता है। दूसरा, बार बार सर्जरीज करवाने से उनको जो हीलिंग का मसला प्रॉब्लम है, तो पेशेंट जनरली अवॉइड करता है दोबारा सर्जरी करवाना। तो फिर सही, उधर हमारी बारी आती है कि अगर पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहता, तो हम विदाउट सर्जरी उनको ये सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट कर दें, ताकि उनके सही। लिए आसानी हो और उनके फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाए। अच्छा, यानी ये कंपैरेटिवली प्लास्टिक सर्जरी के कंपैरेटिवली थोड़ा-सा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल भी है और इजी भी है, कि ईज़ी इसमें भी, कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, इस तरह ठीक की है। सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती सही। हैं। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम हमारे मसलन बाकी बदन के दूसरे हिस्सों को भी बनाया जाता है कि मतलब किसी का अगर हाथ ज़ाया हो गया है तो वो भी एक आर्टिफिशियल हाथ बना के लगाया जाता है, तो ये भी आप लोगों से मिलती जुलती फील्ड है। हाँ जी, ये भी हम लोगों से मिलती जुलती फील्ड है, बस वो ये है कि बाकी जिस्म में काम करते हैं हम, ठीक, सिर्फ ये जो हेड का रीजन है इसके ऊपर फोकस्ड है। सही। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट्स के केसेस भी तो फिर आते होंगे आप लोगों के पास, और उसमें मसलन हेड एंड नेक का कोई रीजन है, उसको आप लोगों ने रिप्लेस बेसिकली करना है, तो वो भी करते हैं आप लोग? जी, हम वो भी करते हैं कि एक्सीडेंट्स वगैरह में लोगों के टीथ टूट जाते हैं, जॉ टूट जाता है, सही, और मोस्ट कॉमनली बाइक्स वगैरह से जो गिरते हैं उनकी इंजरीज में ना नोज कट होने का या ईयर कट अच्छा, होने का चांस होता है, जो बाइक की ज़्यादातर इंजरी, तो वो भी हम रिप्लेस करते हैं, आर्टिफिशियल ईयर लगा के देते हैं, आर्टिफिशियल नोज बना के देते हैं, ताकि उन लोगों के लिए लाइफ में जाना इजी हो जाए बाय माशरे में। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है इन पार्ट्स को बनाने के लिए? यानी मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि शायद लोगों के जहन में हो गए पता नहीं क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है और वो हमारे बदन के अंदर फिक्स किया जा रहा है, तो वो ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, नुकसानदेह ना हो कहीं? नहीं, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं इसे हम कहते हैं कि ये बॉडी के साथ अडेप्ट करने वाला मटेरियल है, इस पे ईयर्स ऑफ रिसर्च हुई है, अच्छा, मटेरियल्स इवॉल्व करते हुए अब जो हमारे पास मटेरियल है उसे एक्रिलिक कहते हैं, ठीक है, और दूसरा मटेरियल है वो सिलिकॉन है। ठीक है, ये दोनों मटेरियल्स जो है ना, अब ये इतनी रिसर्च हो चुकी है कि ये स्किन के साथ बायोकम्पैटिबल हैं, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है अच्छा, बायोकम्पैटिबल। सही, तो ये स्किन में मुंह के अंदर सारी चीज़ें ये बिल्कुल सेफ है, कोई इशू नहीं आता, कोई रिएक्शन नहीं, बिल्कुल माइनर सी रेयर केसेस में कोई रिएक्शन आता है, उसके लिए भी फिर हमारे पास उन लोगों के लिए एक दूसरा मटेरियल होता है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि कोई भी ऐसा बंदा ना हो जिसको रिएक्शन की वजह से हम ये मसनूई लगा ना सके चीज़। तो वो ज़बरदस्त, हमारे पास मटेरियल्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे सेफ हैं, कोई सही। प्रॉब्लम नहीं होती। सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब तो वापस आते हैं हम अपनी डेंटल हाइजीन की तरफ। डॉक्टर साहब टीथ वाइटनिंग जो है ये एक बड़ा आजकल जो है ना इस चीज़ का बड़ा रिवाज आया हुआ है। एक तो स्किन वाइटनिंग और उसके साथ फिर टीथ वाइटनिंग। हाँ, कुछ लोग कुछ ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जिन पे लिखा हुआ होता है कि जी ये साफ़ करने के लिए, या कुछ स्मोकिंग के लिए स्मोकर्स के लिए स्पेशल टूथपेस्ट आ रहे होते हैं कि जी ये आपके दांतों में जो पीलापन सिगरेट की वजह से आ गया उसको बेहतर करेगा। तो ये जो टीथ वाइटनिंग है ये बेसिकली क्या है, कैसे होता है और क्या चीज़ ठीक है इसके लिए और क्या चीज़ नुकसानदेह है? जैसे कि स्किन वाइटनिंग में भी कुछ चीज़ें कहते हैं कि जी नुकसानदेह हैं। जी, जी। ये इसके अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपने कहा स्मोकर्स वगैरह के लिए, ये जैसे जी, इस मेथड को हम कहते हैं एट होम मेथड, कि ठीक आप है, घर में ही अपने दांतों की व्हाइटनिंग कर सकते हैं। सही, ये मेथड जो है ना, ये मेरे ओपिनियन में और हमारी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कि ये जो अच्छा, टूथपेस्ट हैं ये एब्रेसिव होती है, ये दांतों को घिसा देती हैं, जिसकी वजह से फिर आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, अजब, और वो ठंडा गर्म आहिस्ता आहिस्ता इतना सवियर हो जाता है कि बहुत प्रॉब्लम कॉज करता है, और आपको फिर डेंटिस्ट से स्पेशल ट्रीटमेंट उसका करवाना पड़ता है। सही, तो ओके, ठीक, बेहतर तो ये है कि ये एट होम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अवॉइड किया जाए। सही, अगर आप टूथ वाइटनिंग करवाना भी चाहते हैं तो एक प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाएं। सही, मेरी फील्ड में भी ये जो प्रोस्थोडोंटिक्स की फील्ड है इसमें भी ये टूथ वाइटनिंग जो है इसका पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट है ठीक है, इसका। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, कुछ लोग लेज़र टीथ वाइटनिंग करते हैं, कुछ दांतों के ऊपर वो
पॉलिशिंग एक ख़ास पेस्ट होती है उसके ज़रिए करते हैं। तो वो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो जो जिसका जैसा मेथड रिक्वायर्ड है जिस पेशेंट के लिए, जी वो मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये मेरे हिसाब से अगर तो आपको दांतों का बहुत ज़्यादा इशू है तो करवाना चाहिए, इसको रूटीन प्रोसीजर के तौर पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ठंडा गर्म लगना और गम्स का डैमेज होना, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो बेहतर है कि अगर तो आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिस्कलर्ड स्टेन टीथ हैं, जिस तरह जो लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं उनके टीथ जो है ना वो ब्राउनिश हो गए होते जी हैं, तो वो लोग इसको कर सकते हैं यूज़ के टीथ का कलर वापस अपना नॉर्मल लेके आए। बिल्कुल लेकिन सही। और रूटीन में नहीं करवाना चाहिए। रूटीन में इसलिए कह रहा हूँ कि टूथ वाइटनिंग की लाइफ जो है वो 1 to 2 years है। 2 years के बाद टीथ आपके वापस नॉर्मल कलर पे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो इसको रूटीनली एवरी 2 years बार बार नहीं करवाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से, तो फिर करवाएं, ठीक है। अदरवाइज ज़रूरी नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पिछले दिनों एक डेंटिस्ट थी, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, तो उनकी जो गाल है अंदर की साइड पे, उस पे जो है बहुत सी आप क्या कहेंगे प्लाक डिपॉजिशन थी, या जो है मैल गंदगी जमा हुई हुई थी। तो क्या ओरल हाइजीन में ये गाल का अंदर वाला हिस्सा जो है, या ज़बान, या बाकी जो भी चीज़ है हमारे माउथ में, उसकी सफाई भी ज़रूरी है? जी जी, उसकी सफाई भी ज़रूरी है। और ये ब्रशिंग जब सिखाते हैं हम लोगों को, पेशेंट्स को जो जी हमारे पास आते हैं, उसमें हम ये उनको गाइड करते हैं कि आपने जब दांतों की ब्रशिंग कंप्लीट कर लें तो फिर आपने ज़बान पे भी ब्रशिंग करनी है, आपने तालू पे भी ब्रशिंग करनी है, और अच्छा। आपने दोनों गाल के अंदर साइड पे भी ब्रशिंग करनी है। अच्छा। और जो ब्रशिंग टेक्निक हम जी। बताते हैं वो ऐसी टेक्निक है कि वो वैसे भी जो आपके दांतों के साथ मसूड़े हैं ना उनकी ऑटोमेटिकली क्लीनिंग करती है। अच्छा। और वो मैं थोड़ा सा उसका नाम भी बता देता हूँ, उसे रोल टेक्निक कहते हैं। ठीक है। रोल टेक्निक ये होता है कि आपने अपने में फिंगर से थोड़ा सा गाइड करता जी। हूँ, ऐसे ऐसे रोल करके ब्रश करना है, ऐसे ऐसे सही। स्ट्रेट ब्रशिंग नहीं करनी, अच्छा। रोल में ब्रशिंग करनी है। वो ऑटोमेटिकली आपकी जो गम्स है वो क्लीन कर देगी। और ज़बरदस्त। आफ्टर ब्रशिंग आप टंग की, तालू की और गाल की अंदर वाली साइड की अच्छी तरह ब्रशिंग करें। और ब्रशिंग के बाद मुंह भर के कुलियां करें ताकि कोई ज़रात अगर रह भी गए हैं या चिपके हुए हैं तो वो निकल जाएं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये जो लेफ़्ट राइट हम लोग करते हैं ब्रश, तो ये आपके ख़्याल में ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है? नहीं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं, ये असल में आपके गम्स को भी थोड़ा डैमेज करता है अजब। और टीथ को भी वियर कॉज करता है। बेस्ट तो ये है कि आप एक सॉफ्ट टूथब्रश लें, ठीक है। मीडियम या हार्ड ब्रश नहीं लेना, सॉफ्ट टूथब्रश लें। टूथपेस्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, देख लें फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट हो, वो दांतों के लिए अच्छी होती है। ठीक। और फिर रोल टेक्निक करके सही। आपने ब्रशिंग करनी है। और टूथब्रश को बहुत ज़्यादा दांतों के साथ दबाना नहीं है, नॉर्मल फोर्स के साथ ब्रशिंग करनी है। और सही। 2 to 3 मिनट्स लाजमी ब्रश करना है। हम लोग ना जल्दी में फ़ौरन टेन बिल्कुल ऐसा फिफ्टीन ही है। 30 सेकंड करके गिराते हैं, ऐसे नहीं। 2 मिनट्स सही। करना है। सारे दांतों की सरफेस पे आपने सोच के कि ये वाली कर ली साइड, अब ये वाली करनी है, अच्छा। ऊपर वाली करनी है, नीचे करना है, ताकि ऑल टीथ की जो सरफेस है ना वो क्लीन हो जाए। डॉक्टर साहब अक्सर लोगों को इस चीज़ की शिकायत होती है कि जी दांतों का जो पीछे वाली हिस्सा है उस पे ब्रश नहीं हो पाता और वो बड़ी जल्दी पीले हो जाते हैं। तो इसका कोई ऐसा सलूशन नहीं निकाला जा सकता कि ये पीछे वाले दांतों की कोई टेक्निक हो, या कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा पेस्ट जो कि ख़ास तौर पे दांतों की बैक साइड को वो करे? नॉर्मली तो जो यंग लोग हैं जिनकी जैसे कहते हैं कि मूवमेंट सारा कुछ ठीक है, वो अगर करें तो वो ब्रशिंग कर सकते हैं। लेकिन ठीक। अगर कोई ओल्ड पेशेंट है या कोई यंग पेशेंट जिसको डिफ़िकल्टी आ रही है, जी। तो वो मोटराइज्ड टूथब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं। जो अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस आ रही हैं जिसके आगे जो ब्रश का पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली रोटेट करता है, तो सही वो हो। बड़ा इजी होता है। आपने सिर्फ हर सरफेस पे उसको रखना है, वो वो खुद ही। ऑटोमेटिकली क्लीन करता है, तो वो पीछे वाली सरफेस करना इजी हो जाता है बहुत उससे। वो ज़बरदस्त। यूज़ कर लें। और उसके साथ अब जो थोड़े बहुत कुछ सरफेस रह गए वो अगर आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्लीन कर देता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब टंग क्लीनर मिलते हैं, एक डिवाइस, क्या हूँ कि एक ब्रश की तरह की एक चीज़ है, चौड़ा सा उसका मुंह होता है, लोग उसको ज़बान पे लगाते हैं ताकि ज़बान साफ़ हो जाए। तो उसका यूज़ आप लोग के ख्याल में ओके है?
अगर उसको केयरफुली यूज किया जाए, क्योंकि एट टाइम्स वो थोड़े से उसके ना एंड हार्ड्स होते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। अगर आप जोर से करें तो वो आपकी टंग को डैमेज करते हैं। अच्छा। बेहतर तो ये है कि आप टूथब्रश से ही करें, क्योंकि जी। टूथब्रश सॉफ्ट होता है, इतना डैमेज नहीं करता। सही। लेकिन अगर आपको वो कंफर्टेबल फील होता है कि आप वो टंग क्लीनर यूज करते हैं, तो फिर उसमें फोर्स आपने ज्यादा नहीं यूज करनी, बहुत आराम आराम से करना है, ताकि ठीक। आपकी टंग के ऊपर वो जख्म ना करे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, स्मोकर्स के लिए कोई ब्रश, अगर आप नॉर्मल बंदों को 2 बार कहते हैं तो क्या स्मोकर 4 बार करे, ठीक है? नहीं, ब्रश ज़्यादा करने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्मोकिंग जो है ना, वो स्मोक जो है वो आपकी गम्स को डैमेज करती है। अच्छा। तो जिसकी वजह से जो स्मोकर्स हैं उनको ज़्यादातर इशू आता है कि वो ब्रशिंग करते हैं तो ब्रशिंग के साथ ब्लीडिंग भी होती है, और अजब। उनके टीथ में गैप आ जाते हैं जिसमें खाना भी फंसता है, और उनको फिर बार बार डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवानी पड़ती है। सही। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा ब्रश करने से, उसका बस यही है, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करें, रात को सोने से पहले करें, ठीक। और हर दफ़ा जब भी खाना खाएं अच्छी तरह रिंस करें, और सही। अगर दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो वो फ्लॉस से उसको रिमूव कर लें। सही। ज़्यादा ब्रशिंग से स्मोकिंग का इफेक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, पान खाने वाले या सिगरेट नोशी करने वाले लोगों के होंठ जो हैं वो भी काले होना शुरू हो जाते हैं, उसकी क्या वजह होती है? शॉर्ट सा बताइएगा, टाइम हमारे पास कम है। उसकी वजह जो टार होता है सिगरेट के अंदर, जी। या जो पान के अंदर, उसके अंदर उसके जो कलर्स जो हैं। कलरेंट्स डालते हैं, वो जी। लिप की डिस्कलरेशन करते हैं, वो अवॉइडेबल नहीं है। अब एक अच्छा। ट्रीटमेंट आ तो रहा है कि जिसमें लिप की भी ब्लीचिंग करते हैं ताकि कलर बेहतर हो, जी। लेकिन उसके अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, तो बेहतर तो ये है कि अवॉइड ही किया जाए सही। पान और सिगरेट। तो ये ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए होंठों को वापस नॉर्मल कलर पे लाने का कोई तरीका नहीं है? सेफ तरीका नहीं है। जिस तरह स्किन की ब्लीचिंग होती है कलर वाइट करने के लिए, इसी तरह गम्स की और लिप की भी ब्लीचिंग होती है, अच्छा। लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। बेहतर तो ये है कि ना करवाया जाए। ना कीजिए। डॉक्टर हसाम अंजुम मीर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने हमारे लोगों के लिए उनको आंसर किया, उस पर बात की, और आपने जो है आपकी जो फील्ड है उसके बारे में भी बताया, और आई होप कि आज का प्रोग्राम हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद साबित होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनिए डॉक्टर हसाम मंजूम मीर की। डॉक्टर साहब जो हैं डेंटल सर्जन हैं, और डॉक्टर साहब ने तफसील से बात की, ओरल हाइजीन के बारे में भी बहुत बात की, और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने जो आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं उसके बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।